चलिए, तो हम कल डिस्कस कर थे स्टेजेस ऑफ क्राइम, है ना, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, और बीएनएस को लाने का पर्पस क्या था, उसके पीछे मोटिव क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम्स है, कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब इन्फोर्स हुआ, है ना। सारी चीजें हमने कल बेसिक बेसिक जो नॉलेज है उसके बारे में हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग बीएनएस का एक्चुअल जो पूरा प्रोविजंस है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसका सबसे पहले है चैप्टर 1, जिसमें सेक्शन 1 आता है, सेक्शन 1, 2 एंड 3। तो ये जो है इसमें सबसे पहले प्रिलिमिनरी की बात होती है। प्रिलिमिनरी का मतलब है आपका कुछ बेसिक चीजें जो आप जब बीएनएस पढ़ेंगे तो उनमें वहां पे रिक्वायर्ड होगी, जैसे कि इस लॉ को कब इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, इस लॉ का नाम क्या होगा, इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, ये लॉ में कोई बेसिक बेसिक वर्ड अगर कुछ यूज किए गए हैं तो उनका मतलब क्या होगा। ये सब सारी चीजें ज्यादातर जो प्रिलिमिनरी होता है हर एक्ट का उसमें होता है। तो ये जो हमारा बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, इसके भी प्रिलिमिनरी वाले पार्ट में जो चैप्टर 1 में आता है उसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, 2 एंड 3। और इसमें जो सेक्शन 1 है उसमें 5 सब सेक्शन है, ठीक है, 5 सब सेक्शन, सॉरी 6 सब सेक्शन है, ठीक है, 6 सब सेक्शन, यस 5 एंड 6, 6 सब सेक्शन है, ठीक है। पहला जो सब सेक्शन है वो कहता है कि इसका नाम क्या होगा। सिंपल सी बात है, क्या नाम होगा भाई इसका, क्या है, कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, जल्दी बताइए। भारतीय न्याय संहिता। नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय न्याय संहिता है सर। तो ये क्या है, संहिता, सॉरी, न्याय संहिता कोड है ना, कि एक कोड है जिसको हमने कल प्रेम्बल में भी इसके पढ़ा था कि ये क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा और अमेंड करेगा जितने भी लॉज हैं रिलेटिंग टू ऑफेंस है ना। तो इस एक्ट का नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो हम लोग इसी नाम से जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023। इनफोर्स में कब आएगा, तो जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में इसको नोटिफाई कर देगी, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो अदर प्रोविजन है, कुछ प्रोविजन बाद में भी करें, कुछ प्रोविजन पहले कर दें, और ऐसा हुआ भी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि 1 जुलाई 2024 से ये इंप्लीमेंट होगा, लेकिन एक सेक्शन वो अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा। कौन सा सेक्शन है वो, जल्दी बताइए। 106 क्लाउज 2 सब सेक्शन 2 है ना, हिट एंड रन केस वाला, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हो सकता है साल बाद 2 साल बाद कराएं या फिर हम नहीं करें उसको इंप्लीमेंट, बट नाउ डेज के सारे प्रोविजन बीएनएस के इंप्लीमेंट हो चुके हैं, मतलब इन्फोर्स हो चुके हैं। सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि पहले हर बैरक में ये लिखा जाता था कि दिस विल एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या दिस एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, ऐसा ऐसा करके पहले आईपीसी में भी था, है ना। बीएनएस में ये लाइन नहीं है, क्यों, किसी को मालूम, बताइए। सर 370 हट गया है जम्मू कश्मीर। नहीं, 370 हट गया तो उससे क्या हुआ, हम तो लिख सकते थे ना कि दिस विल एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। सर एक बार फिर से क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन ये है कि हर लॉ में ये लिखा हुआ रहता है कि दिस विल एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, है ना। तो जब हटा वो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाला वर्ड 370 वाला, तो हमने वो ऐड करवा दिया कि भाई एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हट गया, तब दिस विल एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। तो ये लाइन तो होनी चाहिए थी ना बीएनएस में भी, कि इंडिया में भी एप्लीकेबल होगा, मतलब जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया सब में एप्लीकेबल होगा, ऐसी लाइन होनी चाहिए थी, क्यों नहीं है ये लाइन। Maybe sir it is applicable for the outside of India also sir. एग्जैक्टली, देखिए पॉइंट क्या है, समझिए इसको। हम लोगों ने जब ये लॉ बनाया था आईपीसी, है ना, तो उस टाइम में ये चीज स्पेसिफाई करना था हमें कि भाई ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। और उस टाइम में पहले जब बना था तब ब्रिटिश इंडिया वर्ड यूज था। ब्रिटिश इंडिया का मतलब जहाँ पे ब्रिटिशर्स लोगों की एप्लीकेबिलिटी थी। नाउ जब हमने अभी ये लॉ बनाया है तो इसमें बीएनएस में सिर्फ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबिलिटी इसकी नहीं है, इंडिया से बाहर भी इसकी एप्लीकेबिलिटी। तो वो जो वर्ड था ना, वो एक तरह से दोनों स्टेटमेंट को काउंटर कर रहा था। अगर एक जगह पे हम कह रहे हैं कि भाई दिस विल एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, लेकिन अगर दूसरी जगह वहीं कोई इंडियन सिटीजन है वो बाहर जाके क्राइम कर दे तो हम उसके ऊपर भी एप्लीकेबल कर दे रहे हैं। समझ में आ रही है? जो सेक्शन अभी हम लोग आगे वाला पढ़ेंगे, है ना, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 एंड 4 एंड 5 एक्स्ट्राटेरिटोरियल एप्लीकेशन की जो बात करता है। तो इसलिए हमने इस चीजों को ही उड़ा दिया। मैंने कहा भाई न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस चीज को उड़ाओ। जब हम 3 एंड 4 एंड 5 सब सेक्शन डाल रहे हैं तो हमको इस चीज की जरूरत ही नहीं। यही स्पेसिफिकली बता रहा है कि
ये चीज कहाँ एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो ये चीज है, देखिए आप कह रहा है, इसी में आ जाते हैं। एक है इंटर टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द बीएनएस और एक है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द बीएनएस। इंटर टेरिटोरियल मतलब इंडिया के अंदर में कोई क्राइम हो रहा है, कोई ऑफेंस हो रहा है, तो उसके ऊपर एप्लीकेशन की बात कर रहा है। और दूसरा कह रहा है कि इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसके ऊपर एप्लीकेशन की बात कर रहा है। अब इंडिया के अंदर क्या है, तो इंडिया की टेरिटोरी के अंदर, इंडिया की टेरिटोरी कहाँ तक आती है, पूरा ये जो हमारा पार्ट है ऐसे करके जो इंडिया का नक्शा हमारा बनता है, मतलब है तो बहुत गंदा सा नक्शा, बस जो भी है समझ लीजिए। ये जो नक्शा है हमारा, इस पूरे नक्शे में जो पूरा एरिया है वो इंडिया की टेरिटरी है, प्लस वाटर एरिया में अगर हम जाएंगे नीचे, इधर गुजरात से नीचे आएंगे और इधर पूरा बंगाल तक जाएंगे, तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल तक जो एरिया है इंटरनेशनल लॉ में वो कहते हैं कि वो उसी टेरिटरी का होगा जिस टेरिटरी से वो वाटर वाला एरिया जुड़ा हुआ है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी मतलब इंडिया के सारे स्टेट, ठीक है, जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, सबके लैंड्स पे जो भी क्राइम होगा, चाहे कोई भी करे, है ना, एवरी पर्सन, देखिए वर्ड यूज किया गया, कोई भी करे वो क्राइम, वहां पे ये बीएनएस हमारा एप्लीकेबल होगा। प्लस जो 12 नॉटिकल माइल एरिया है वाटर पे, उस पे भी बीएनएस एप्लीकेबल होगा, वहां पे भी कोई क्राइम करता हो आइदर बाय एक्ट और बाय ओमिशन, ठीक है, तो वो इंडिया में एप्लीकेबल होगा। अब देखिए ये सब चीज समझ गए, अब इस सेंटेंस को पढ़िए क्या कह रहा है। सेक्शन 1 सबसेक्शन 3, every person shall be liable to punishment under this Sahita and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। हर उस एक्ट, हर उस ओमिशन के लिए वो लाइबल होगा इंडिया के अंदर में जो इस संहिता के अंदर पनिशेबल है, अगर वो चीज वो इंडिया के अंदर करता है। तो इंडिया के अंदर करता है का मतलब कि जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसके अंदर या तो वो ऑफेंस, या फिर वो जो 12 नॉटिकल माइल वाला एरिया है वाटर से उसके अंदर हो। अब वो कोई भी करे, चाहे वो इंडिया का नागरिक हो, इंडिया का नागरिक नहीं हो, कोई फॉरेन नेशन का बंदा हो, सब कोई के ऊपर ये सेक्शन 1 क्लाउज 2 सब सेक्शन 3 जो है एप्लीकेबल होगा। पहले ये कहा था आईपीसी में, किसी को याद है आईपीसी में किस सेक्शन में था ये वाला? 4 में, 3 में, 2 में, सेक्शन 2 में, ठीक है। तो साथ में साथ मतलब हर किसी का नहीं, बट जो भी इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग साथ में नोट करते हुए चलेंगे। तो ये आईपीसी में सेक्शन 2 में था, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस है इसका, मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1956। क्या होता है भाई इस केस में? तो एक पर्सन रहता है जो मर्चेंट रहता है, व्यापारी रहता है, मुंबई में रहता है। उसका जो है वो किसी से लिंक होता है टेलीग्राम के थ्रू, जो पाकिस्तान कराची में रहता है। वो कहता है कि भाई तुम मुझे जो है कुछ अमाउंट ऑफ बोरी राइस के ऊपर इन लोगों का बिजनेस होता है कि भाई आप कराची से हमको चावल भेजोगे और हम तुमको पैसा भेजेंगे। ऑलमोस्ट 75% जो मनी है वो ये उसको भेज देता है कराची, लेकिन वो कराची से चावल इसको नहीं भेजता है। बाद में पता चलता है कि वो जो पूरा का पूरा काम एक्ट था उसका वो चीटिंग का था, मतलब वो उसका ऐसा कोई बिजनेस का कोई लेना देना, तो बस इसको फ्रॉड करने के लिए, जो होता है ना आजकल का कि भाई आपके अकाउंट में लॉटरी लगी है, इतना पैसा आपको मिलने वाला है और आप बस जो कस्टम चार्जेस है वो दे दीजिए तो हम आपका पैसा रिलीज कर देंगे। सेम टाइम वैसे ही हुआ कि भाई हम आपको चावल भेजेंगे, आप इतना पैसा एडवांस मनी भेज दीजिए, इतना पैसा आप इस टाइम पे भेजिएगा और इतना पैसा आप मिलने के बाद भेजिएगा। इन्होंने एडवांस मनी वगैरह सारी चीजें भेज दी, वहां से कोई चावल आया नहीं, पता चला बाद में इनको कि वो पूरा का पूरा इनके साथ चीटिंग हो गया। इन्होंने केस किया, केस में बोला कि भाई ऑफेंस तो पाकिस्तान से हुआ है, कराची से हुआ है, तो उसके ऊपर इंडियन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर ऑफेंस जो है आपका विद इन इंडिया हुआ है तो इंडियन लॉ एप्लीकेबल होगा। तो ऑफेंस कहाँ हुआ? ये इंडिया में हुआ, इंडिया के लोग के साथ हुआ। तो इस एज पर सेक्शन 2, उस टाइम आईपीसी का सेक्शन था, तो एज पर सेक्शन 2 इंडियन लॉ विल बी एप्लीकेबल ओवर इट। Sir, your video froze. चलिए अभी आ जाएगा नेटवर्क, है ना। तो
स्क्रीन शेयर हो जाएगी 1-2 मिनट। तो मैं क्या कह रहा था, आ गया सर। आ गया? नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है, मैंने दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मुबारक अली वाले केस में उसमें वही कहा कि भाई आप ऑफेंस कहीं से भी करो, लेकिन अगर ऑफेंस का एग्जीक्यूशन इंडिया में हुआ है तो आप जो है वो लायबल होंगे इंडिया में, ठीक है। और मुबारक अली में उस पर्सन को जिसने कराची से इस इंसान को चीट किया था उसको कोर्ट ने लायबल किया, ठीक है। सिंपल इज दैट। ये वाला केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 BNS का ये केस था। नाउ अब सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 का ये केस हो गया। तो इसमें कुछ लोग इम्यून होते हैं। इम्यून का मतलब है कि उनके खिलाफ जो है वो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी अगर उन्होंने अपना जो एक्ट किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया, कि जब अपना काम वो कर रहे थे, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने अगर वो काम किया है तो उनको जो है वो सजा नहीं मिलेगी, है ना। क्या है वो? तो सबसे पहले कौन कौन लोग हैं वो? पहला बात है हेड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। अब हेड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट कौन होते हैं, किसी को मालूम है? हु इज द हेड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट? सर फॉरेन एम्बेसडर्स। नहीं, हेड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, हेड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट होता है उस कंट्री का जो प्रेसिडेंट, किंग, क्वीन, इनको कहते हैं, है ना, हेड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। एक सेकेंड में समझो। ठीक है, तो हेड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट कौन होता है भाई? हेड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट होता है आपका वो पर्सन जो कि दूसरी कंट्री का हेड है। तो हेड हमेशा आपका वहां का या तो प्रेसिडेंट होगा, या तो वहां का किंग होगा, या तो क्वीन होगा, जो भी। अगर मान लीजिए वो वाला जाएंगे तो सऊदी वगैरह का अगर देखेंगे तो वहां पे भी किंग वगैरह सिस्टम है। तो हेड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, है ना। दूसरा एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट। तो जो दूसरी कंट्री के एम्बेसडर डिप्लोमेट आते हैं वो उनसे अगर अपने टाइम में कोई क्राइम हो गया तो वो उनके ऊपर BNS एप्लीकेबल नहीं होगा। UN रिप्रेजेंटेटिव, तो यूनाइटेड नेशन जो हमारे हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए आप। फॉरेन आर्मी, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अपने काम में कोई भी एक्ट कर देते हैं, मतलब अपने टेन्योर के दौरान कोई भी एक्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केसेस इंडिया में नहीं चलेंगे। तो ये लोग कुछ हैं जो इम्यून है, जो कि इंडिया में अगर क्राइम करते भी हैं तो दे विल गेट द इम्यूनिटी, है ना। एंड द सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 विल नॉट एप्लीकेबल टू देम, उनके खिलाफ कोई केस वगैरह नहीं चलेगा। बट कब होना चाहिए? विद इन द एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। विद इन द एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब ये जब अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें तब उनसे ये काम होना चाहिए। दूसरा आता है हमारा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ BNS। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब है कि इंडिया से बाहर, ठीक। तो यहाँ पे 2 वर्ड यूज होगा, एक होता है विदाउट इंडिया और एक वर्ड यूज होगा बियॉन्ड इंडिया। किसी को इसका मतलब पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया? जो इंडिया में नहीं रह रहे या फिर इंडिया के बाहर रह रहे हैं उनकी बात कर रहा है। नहीं, तो दोनों का अलग अलग मतलब बताइए। आउटसाइड ऑफ इंडिया से। नहीं, आउटसाइड तो इंडिया दोनों का मतलब है, लेकिन दोनों का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा आउटसाइड मतलब? तो सर जो इंडियंस नहीं है दैट दे आर विदाउट इंडिया, और जो इंडिया के होके इंडिया के बाहर रह रहे, नेशनलिटी ऑफ इंडिया के होके बाहर रह रहे, वो बियॉन्ड इंडिया है। नहीं, देखिए 2 चीजें समझिए। एक है विदाउट इंडिया, मतलब वो ऐसी जगह जहां पे ना ही इंडिया का कंट्रोल है ना ही किसी अदर नेशन का कंट्रोल, नो मैंस लैंड, दैट इज विदाउट इंडिया। एंड बियॉन्ड इंडिया, जहां पे इंडिया का कंट्रोल नहीं है बट किसी दूसरे कंट्री का कंट्रोल, दैट इज बियॉन्ड इंडिया। दोनों में फर्क है। दोनों जगह इंडिया से बाहर है, बट एक जगह पे किसी दूसरी कंट्री का जो सॉवरेन नेशन है उसका कंट्रोल है, और एक ऐसी जगह जहाँ पे जो सॉवरेन कंट्री है उसका कंट्रोल ना ही इंडिया कंट्रोल है ना ही किसी सॉवरेन नेशन का कंट्रोल, वो नो मैंस लैंड है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखिए। अब आते हैं वापस हम लोग सेक्शन पे। सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 कहता है कि एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। कौन से लॉ से वो लायबल हो रहा है?
ऐसे लॉस है जो इंडिया में इन फोर्स है, मतलब चाहे वो पॉस्को हो, चाहे वो बीएनएस हो, चाहे वो आपका और कोई अदर एक्ट हो। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि इंडिया में जो लॉ है उनसे लायबल होता है और वो पर्सन कहाँ जाके क्राइम कर रहा है, बियॉन्ड इंडिया, इंडिया से बाहर, मतलब दूसरे, यहाँ पे मतलब है कि दूसरे नेशन में जाके कहीं पर क्राइम कर रहा है, तो वो पर्सन को उसी तरीके से लायबल किया जाएगा जिस तरीके से वो पर्सन अगर वो क्राइम इंडिया के अंदर करता है। मतलब घुमा फिरा के बातें कह रहा है, कहने का मतलब है कि भाई जिस इंसान पे इंडियन लॉ एप्लीकेबल हो रहा है वो अगर कहीं इंडिया से बाहर जाके क्राइम करता है तो उसको ऐसे माना जाए कि उसने वो क्राइम इंडिया के अंदर किया। जैसे कि एग्जांपल मेरा ले लीजिए, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, मेरे ऊपर इंडियन लॉ एप्लीकेबल होता है। अब मैं अमेरिका में जाके कोई क्राइम कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर क्या होगा, बीएनएस का सारा सेक्शन लगेगा और मुझे इंडिया में ट्राई किया जाएगा। कब, जैसे ही मैं इंडिया पहुंचूंगा, जहां पे भी मिलेगा वहां पे मुझे पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी पुलिस और मुझे ट्रायल मेरे खिलाफ स्टार्ट कर देगी। ठीक है, एकदम सिंपल इज दैट, उसमें कोई आपका जो है वो पॉइंट नहीं। दूसरा, अच्छा एक सेकंड रुकिए जरा, अब ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। दूसरा, चलिए देखते हैं रिकॉर्डिंग कैसे है। पहला मतलब 1 क्लाउज 4 जो है ये कहता है कि भाई कोई भी पर्सन जिसके ऊपर इंडियन लॉ एप्लीकेबल होता है वो अगर इंडिया के बाहर जाके क्राइम करता है तो उस सिचुएशन पे उस पर्सन को ऐसे माना जाए कि उसने वो जो एक्ट किया है वो इंडिया के अंदर किया। ठीक है, तो जो भी क्राइम उसने बाहर में किया है उस क्राइम के लिए वो इंडिया में लायबल होगा। पहला पॉइंट, इसी को सप्लीमेंट करता है क्लाउज सबसेक्शन 5। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ दिन से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, कभी कभी क्लाउज मुंह से निकलेगा तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। सेक्शन 1 सबसेक्शन 5, तो इसमें कह रहा है कि संहिता द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। अब ये स्पेसिफिकली बता रहा है कि कौन से पर्सन से कहाँ अगर क्राइम होता है तो उसको इंडिया के अंदर लायबल किया जाएगा। ये कह रहा है कि एनी पर्सन ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर इंडिया की टेरिटरी से बाहर कहीं क्राइम करता है जो कि किसी दूसरी कंट्री के अंडर भी नहीं आता, जैसे कि एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरनेशनल वाटर्स। ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स क्या है, ना ही किसी दूसरी कंट्री के कंट्रोल में है ना ही हमारी कंट्री के कंट्रोल में। अब वहां पे कोई इंडियन सिटीजन जाके क्राइम कर देता है तो उस पर्सन को लायबल कहाँ किया जाएगा, इंडिया के अंदर लायबल किया जाएगा एज पर द इंडियन लॉ। उनका ट्रायल जो है एज पर द इंडियन लॉ चलेगा। दूसरा, बियॉन्ड इंडिया, कि कोई इंसान जो है ऐसी जगह पे जाके क्राइम करता है जहाँ पे किसी दूसरी कंट्री का जुरिडिक्शन आता है, जैसे कि अमेरिका में जाके कर दे, यूएस में जाके कर दे, मतलब यूएसए में जाके कर दे, यूके में जाके कर दे, जापान, चाइना, कहीं पर भी जाके कर दे, तो वहां पे उस पर्सन को इंडिया में लायबल किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा, तो दो तरीके हैं, या तो वो खुद आ जाए इंडिया में कभी, है ना, घूमने फिरने, तो उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, या फिर उसका एक्सट्रेडिशन हम करेंगे कि भाई आप यहाँ आओ, आपका हम ट्रायल चलाएंगे, हमारा जो है वो कैद। दूसरा है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे इंडियन सिटीजन ना हो, है ना, कोई भी पर्सन ऐसे शिप पे, ऐसे एयरक्राफ्ट पे, ऐसे एयरक्राफ्ट पे क्राइम कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है जो कि इंडिया में रजिस्टर है। ठीक है, अगर इंडिया में रजिस्टर हैं तो उस सिचुएशन पे, एक सेकंड, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन के ऊपर जो है क्या होगा, इंडियन लॉ एप्लीकेबल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर दो अमेरिकन है ना, वो ट्रैवल करने आए, है ना, इंडिया में, और इंडिया की कोई एयरप्लेन से अमेरिका जा रहे थे और फ्लाइट में उन्होंने मारपीट कर ली। कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा उनके ऊपर, इंडियन लॉ। क्यों, क्योंकि जो फ्लाइट थी वो इंडिया में रजिस्टर्ड। तो चाहे कोई भी पर्सन हो, इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पे या शिप पे अगर कोई क्राइम करता है, कोई ऑफेंस करता है, तो उस सिचुएशन पे उसको सजा एज पर द इंडियन लॉ, दैट इज बीएनएस में मिलेगी। थर्ड कह रहा है कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि चाहे इंडिया से बाहर हो,
दूसरे स्टेट कंट्री के जुरिडिक्शन में, या फिर इंडिया से या दूसरी कंट्री के जुरिडिक्शन से बाहर हो, कोई ऐसा प्लेस जो नो मैंस लैंड है, वहां से अगर कोई क्राइम करता है, कहाँ पे, जो ऐसे कंप्यूटर मतलब रिसोर्सेज के साथ जो लोकेटेड है इंडिया, मतलब आपने कोई, मेरा ही लैपटॉप है, किसी ने मान लीजिए हैक कर लिया, कहाँ से बैठा है वो, अमेरिका में बैठा है, वहां से हैक कर लिया, या फिर चांद में जाके बैठा है ना, चांद पे तो किसी का जुरिडिक्शन नहीं ना, चांद से कोई बैठा बैठा मेरा कंप्यूटर को हैक कर लेता है, तो उस सिचुएशन पे वो पर्सन लायबल होगा इंडिया में। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्लियर है। पहला सिटीजन है ना, कहीं पे जाके क्राइम करे, इंडियन सिटीजन कहीं पे जाके क्राइम करे। दूसरा, कोई पर्सन ऐसे शिप पे, ऐसे एयरक्राफ्ट पे क्राइम करे जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है। तीसरा, कोई भी पर्सन चाहे वो इंडिया से बियॉन्ड हो चाहे विदाउट इंडिया हो, वो ऐसे कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है, रिसोर्सेज को, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वो सारे लोग इंडिया में लायबल होंगे, उनके ऊपर बीएनएस एप्लीकेबल। अभी वो कह रहा है कि जब वर्ड है ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट committed outside India if committed in India would be punishable under this संहिता। ठीक है, कहने का क्या मतलब है भाई, कि अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस है दूसरी कंट्री, इंडिया में ऑफेंस नहीं है, उस पर्सन ने वहां क्राइम किया, तो क्या इंडिया लाके उसको सजा देंगे? नहीं। ठीक है, कोई भी चीज अगर दूसरी कंट्री में ऑफेंस है लेकिन इंडिया में ऑफेंस नहीं है, तो उसके लिए उसको सजा वहां पे क्राइम करने के लिए इंडिया में नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज बाहर की कंट्री में ऑफेंस नहीं है, इंडिया में ऑफेंस है, और उसने बाहर कंट्री में क्राइम कर दिया, वो वाला ऑफेंस कर दिया, तो सिचुएशन में क्या होगा, जल्दी बताइए, सजा मिलेगी उसको, नहीं मिलेगी? मिलेगी सर। इंडियन मिलेगी सजा, है ना। इंडियन लॉ में अगर कोई ऑफेंस है, कोई ऑफेंस है, तो उस सिचुएशन पे उस पर्सन को क्या होगा, सजा मिलेगी। इंडियन लॉ में वो ऑफेंस होना चाहिए, बाहरी कंट्री में ऑफेंस है नहीं है उससे कोई मतलब। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोगों को हमेशा पढ़ाया जाता था कि एडल्ट्री जो है यूके में क्राइम नहीं था, अभी तो इंडिया में भी क्राइम नहीं है, बट पहले के टाइम में एडल्ट्री जो है वो इंडिया में क्राइम था, यूके में नहीं था। अब कोई जाके एडल्ट्री यूके में करके आ रहा है, तो क्या उसको इंडिया में सजा नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि इंडिया में वो क्राइम है। बात समझ में आ रही? अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, वैसा मुझे कंफर्म नहीं है कि ये चीज है कि नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक होता है स्टॉकिंग, है ना, वुमेन को अगर आप स्टॉक करते हैं तो क्राइम। बाहरी कंट्री में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नहीं होगा कोई क्राइम, है ना, कि वुमेन को अगर आप देखें, उनको पीछा करें उनका, या उनको ऑनलाइन जगहों पे उनको मैसेज करें अननेसेसरी, जबकि वो मना करे कि भाई हमको बात नहीं करें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो इस सिचुएशन पे बाहर, मान लीजिए किसी बाहरी कंट्री में वो चीज क्राइम नहीं है, आप वहां जाके क्राइम करके आए, बाद में किसी ने रिपोर्ट किया इंडिया में कि भाई आपने वहां पे ऐसा क्राइम किया, तो आपको इंडिया में उसकी सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में ऑफेंस है, आप इंडियन सिटीजन है और आपके ऊपर इंडियन लॉ एप्लीकेबल हो। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? सारे सबसेक्शन 1 2 3 4 5 यहाँ तक किसी कोई सवाल, कोई डाउट? नहीं, नो सर। ठीक है। अब देखिए इसमें इलस्ट्रेशन भी जैसे दिया है ना, कि ए हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया कमिटेड ए मर्डर इन द प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। पहले यहाँ पे आईपीसी में पढ़ते तो यहाँ पे युगांडा कंट्री लिखा था, अभी उसको हटा दिया गया। तो इसमें ये चीज थी कि भाई उसने युगांडा में क्राइम किया, तो उसको जब भी इंडिया में कहीं मिलेगा वो, तो इंडिया में उसको है ट्रायल चलेगा, कन्विक्ट किया जाएगा। तो ये एक पर्सन है जिसने मर्डर किया है, कहाँ पे, विदाउट और बियॉन्ड इंडिया में, है ना, तो उसका ट्रायल होगा, उसको कन्विक्ट किया जाएगा फॉर मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया वेयर ही मे बी फाउंड। जहां पे आया वो इंडिया में, उसको वहीं पकड़ के उसके खिलाफ ट्रायल चला देंगे। जुरिडिक्शन का भी कोई इशू नहीं है इस केस में, कि भाई वो मुंबई में आएगा तभी मुंबई में केस उसके खिलाफ चलेगा, वो दिल्ली में आएगा तो दिल्ली में चलेगा, कलकत्ता में आएगा तो कलकत्ता, नहीं, जहां पे भी इंडिया में वो आएगा उसको वहीं पर पकड़ के केस उसका वहीं स्टार्ट कर देंगे। वही प्लेस जो है उसका प्लेस ऑफ ऑफेंस एक तरह से समझ लीजिए बन जाएगा, ट्रायल, प्लेस ऑफ ट्रायल बन जाएगा। वहीं का कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगा, वहीं की पुलिस के पास होगा कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, सारा चीज वहीं हो जाएगा जहां पे वो आएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत ट्रिकी चीज है इसमें, एक जितेंद्र पांचाल वर्सेस नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 2009 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई एक्यूज्ड है जो कि बाहर की कंट्री में ट्रायल फेस करता है और उसमें उसका जो ऑफेंस है वो दूसरे नाम से जाना जाता है,
उसका जो सजा है वो दूसरी सजा, अलग तरीके की सजा, तो भी उस इंसान को अगर इंडिया में जब बाद में लाया जाएगा तो उसका जो है वो ट्रायल दोबारा से चलेगा, दोबारा से उसके ऊपर केस चलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे चोरी करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर थेफ्ट करते हैं, है ना, बाहर की कंट्री में थेफ्ट जो है कोई और ऑफेंस है और इसकी सजा भी कुछ और है जो इंडिया में नहीं है ना। वहां पे मान लीजिए थेफ्ट जो है एक नॉर्मल सा ऑफेंस है ना, और इसमें सजा जो है वो 1 मंथ होती है और $20 फाइन है, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे जब वो पर्सन इंडिया में आएगा तो थेफ्ट की इंडिया में सजा क्या है, 3 साल है, अप टू 3 ईयर पनिशमेंट। तो इस सिचुएशन पे क्या होगा कि उसके खिलाफ ट्रायल और सारी चीजें दोबारा चलेगी। अब जो डबल जेओपार्डी का प्रोविजन है वो उसके ऊपर नहीं अप्लाई। वो ये नहीं कहे कि भैया हमको वहां सजा मिल गई तो हमको यहाँ सजा मत दो। भाई वहां आपको उस चीज के लिए डिफरेंट ऑफेंस में डिफरेंट पनिशमेंट मिली थी, यहाँ आपको डिफरेंट ऑफेंस है, डिफरेंट पनिशमेंट है, तो आपका ट्रायल जो है वो दोबारा से चलेगा, आपके ऊपर डबल जेओपार्डी नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, जितेंद्र पांचाल वर्सेस नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। उसके बाद सब सेक्शन 6 जो है इसका ये कहता है कि भाई सिंपल सी बात है, ये जो संहिता है हमारा भारतीय न्याय संहिता, ये एक जनरल प्रोविजन है। जनरल प्रोविजन मतलब जनरल लॉ है बेसिकली, है ना। तो जनरल लॉ है तो कभी भी किसी भी तरीके से ये जो हमारे स्पेशल लॉ हैं, लोकल लॉ हैं, या जो लॉ हैं जो कि बेसिकली पनिश करते हैं फॉर म्यूटनी एंड डिजर्शन फॉर द ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन, बेसिकली मार्शल लॉ से के जो लॉज हैं जो डील करते हैं उनसे, उनको अफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जहां पे भी मार्शल लॉ एप्लीकेबल होगा वहां पे आपका बीएनएस नहीं लगेगा, जहां पे कोई स्पेशल लॉ लगेगा वहां पे बीएनएस नहीं लगेगा, जहां पे कोई लोकल लॉ लगेगा वहां पे आपका बीएनएस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उन स्पेशल लॉ को, लोकल लॉ को और मार्शल लॉ को उन पर्टिकुलर चीजों से डील करने के लिए बनाया गया, क्योंकि उस टाइम का आईपीसी और अभी का बीएनएस उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो अगर हम उन जगहों पे फिर से बीएनएस को लगा देंगे तो फिर सिचुएशन क्या होगी कि उन लॉ को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वही अचीव नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? वुमेन जो माइनर हैं उनके साथ रेप बहुत ज्यादा हो रहा था, तो हमने क्या किया, पॉस्को बना दिया, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। अब हम अगर उस पर भी आईपीसी ही लगाएंगे या बीएनएस ही लगा देंगे माइनर के साथ जो रेप हो रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ पॉस्को बनाने का? कहने का मतलब ये, पॉस्को हमने इसलिए बनाया था क्योंकि आईपीसी और जो अभी का बीएनएस है वो उसको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, ऑफेंस रुक नहीं रहे थे, क्राइम जो है वो ऑलरेडी हो ही जा रहा था। तो इस वजह से जो है हमने पॉस्को बनाया। तो इसलिए यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली कह दिया है कि जो भी लॉ है हमारे संहिता के, मतलब जो भी प्रोविजन है संहिता के, वो जो है अफेक्ट नहीं करेंगे उन लॉज को, उन एक्ट्स को जो कि बात करते हैं फॉर द पनिशमेंट ऑफ म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ द ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन, बेसिकली मार्शल लॉ से, और दूसरा कि जो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के अंदर में पनिशमेंट की बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? यस सर। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर भाई हम अप्लीकेबल कर देंगे तो जो हमारा पर्पस है वो अचीव नहीं हो पाएगा, है ना। वो पर्पस अचीव नहीं होगा, जो हमने लोकल लॉ बनाया है जिस पर्पस के लिए, वो पर्पस ही अचीव नहीं हो पाएगा। जिस पर्पस के लिए हमने वो आपका क्या कहते हैं उसको स्पेशल लॉ बनाया, उसका पर्पस अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम आईपीसी को वहां पे, या अभी का जो बीएनएस है उसको हम साइड कर देंगे और वहां पे स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के एप्लीकेशन करेंगे। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सारी डेफिनेशन को नहीं देखेंगे, सबको बस हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, हल्का हल्का, है ना। तो इसको देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है एक्ट। तो एक्ट का मतलब होता है as well as act denotes as well as series of act as a single act। मतलब आपने कोई एक्ट करते समय बहुत सारे चीजों को किया है। मतलब एक ऑब्वियस सी बात है ना कि जैसे कि आप किसी जगह पे चोरी करने जा रहे हैं तो आप उस घर का दरवाजा खोलेंगे, है ना, फिर उस घर में तिजोरी खोलेंगे, उस घर से फिर पैसा निकालेंगे, पैसा निकाल के भागेंगे, तो बहुत सारे एक्ट करेंगे आप। या फिर मान लीजिए किसी इंसान को आपने एक थप्पड़ मारा तो आपने उस साथ में 2-4 थप्पड़ मार दी, तो ये सारी चीजें एक एक्ट में आएगी। कहने का मतलब नहीं कि आप मान लीजिए उसने 3 थप्पड़ मारा है आपको, तो 3 थप्पड़ के लिए 3 बार केस करेंगे आप उसके लिए, एक ही एक्ट में माना जाए। कहने का मतलब ये, बट एक्चुअल में जो एक्ट है उसका मतलब ये होता है कि एक्ट मीन्स एवरीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और आपने उस चीज को करा, वट एवर लाइक प्रोहिबिटेड बाय लॉ यू हैव कमिटेड दैट थिंग।
कोई भी चीज लॉ ने आपको मना करी है करने के लिए, आपने उस चीज को कर दिया, दैट इज एक्ट। ठीक है। एनिमल का मतलब है क्लाउज 2 में दिया है कि लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, इंसान को छोड़ के जितने भी लिविंग क्रिएचर है सारी चीज एनिमल में आएंगे। चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है कि चाइल्ड की डिफिनेशन पहले कहीं नहीं थी। अच्छा, ये जो डिफिनेशन क्लाउज है कहां से कहां तक था आईपीसी में, किसी को याद है? कहां से कहां तक था? 6 से 52 52 या 52A? 52A था। 52A किसकी बात करता है? 52A हार्बरिंग। तो 6 से 52A तक पहला डेफिनेशन था। अब इसको हमने क्या किया, एक ही सेक्शन में जो है वो डाल दिया। जैसे ऑलमोस्ट एक ही हमारा आईपीसी था जिसमें सेक्शन, जिसमें डेफिनेशन इस तरीके से दिया गया था। अदरवाइज जितने भी लॉज हैं सब में ऐसे ही था, सेक्शन 2, सेक्शन 3, किसी किसी में सेक्शन 4, एक पर्टिकुलर सेक्शन होते थे उसमें सारा डेफिनेशन हर वर्ड का हम डाल देते थे। तो इसमें भी हमने इसलिए कर दिया है, तो ऑलमोस्ट 50 सेक्शन हमारे यही कम हो जाते हैं। ठीक है। तो चाइल्ड की डेफिनेशन यहाँ पे ऐड की गई है और यहाँ कहा गया कि मींस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि 18 साल से कम उम्र का है वो चाइल्ड होगा। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत डेफिनेशन, क्यों? क्योंकि अब जहां जहां भी खाली वर्ड चाइल्ड मेंशन होगा और उसकी एज मेंशन नहीं होगी तो वहां पे उसका मतलब होगा कि वहां पे 18 साल। जैसे कि अभी आप लोग किडनैपिंग पढ़ेंगे ना, तो किडनैपिंग में पहले एज थी कि लड़का है तो 16 साल, लड़की है तो 18 साल। अभी वहां पे वर्ड चेंज करके कह दिया है कि कोई भी पर्सन किसी गार्जियन के या किसी क्या कहते हैं उसको, नेचुरल गार्जियन के या पेरेंट्स के उससे क्या बोलते हैं कस्टडी से किसी चाइल्ड को टेक अवे करता है या एंटाइज करता है, तो उस सिचुएशन पे उसको किडनैपिंग के लिए लायबल किया जाएगा। तो वो चाइल्ड वर्ड यूज किया गया, पहले नहीं था। पहले कहा जाता था कोई गर्ल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर और बॉय बिलो द एज ऑफ 16 ईयर। अब वहां पे वो दोनों सेंटेंस हटके चाइल्ड हो गया है। तो मतलब क्या है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर 18 साल से कम उम्र का है और उसको आप उसके गार्जियन के, उसके फादर की कस्टडी से या मदर की कस्टडी से लेके जाते हैं तो आप किडनैपिंग कर रहे हैं। बात समझ आई? तो इस वजह से ये चाइल्ड की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये नया है, ऐड किया गया है, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। देन नेक्स्ट है काउंटरफिट। तो काउंटरफिट का मतलब क्या होता है? कोई हिंदी में बताएगा क्या होता है काउंटरफिट का मतलब? गलत प्रिंटिंग करना। सर कूटकरण, क्या? कूटकरण करना सर। कूटकरण। और कोई ऐसा नॉर्मल हिंदी बोलिए कूटकरण, तो किसी को नहीं समझ। सर जैसे फॉरफिट नोट होते हैं, नोट मतलब नकली नोट जो बनाते हैं वो फॉरफिट नोट होते हैं। मतलब जालसाजी। हाँ, जालसाजी या जाली समथिंग हम लोग वर्ड यूज करते हैं, जाली नोट है। तो अब मतलब नॉर्मली वर्ड रखते हैं। अगर पूरा एग्जैक्टली हम लोग लॉ वाला वर्ड लेके आएंगे तो भाई जो सिर्फ हिंदी स्पीकिंग वाले हैं, जो हिंदी में लॉ करें, उन्हीं को समझना है, बाकी लोगों को नहीं आएगा। तो पॉइंट ये है कि काउंटरफिट का मतलब होता है वही चीज कि भाई कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, देखिए पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर समझेंगे इसको। कि cause one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। आपने एक चीज को दूसरी चीज के साथ ऐसा कर दिया कि वो दोनों में देखने में हूबहू लग रहे हैं और आपका पर्पस था कि उससे डिसेप्शन की जाए, किसी के साथ धोखाधड़ी की जाए। ठीक है, और या फिर आपको नॉलेज है कि इस चीज के साथ धोखाधड़ी की जा सकती है। तो या तो आप इसलिए किए हैं, एक चीज को दूसरी चीज के जैसा इसलिए बनाया है आपने ताकि आप धोखाधड़ी कर सके किसी के साथ, या फिर आपको नॉलेज है कि ये जो चीज मैंने बनाई है इससे किसी के साथ धोखाधड़ी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक नोट है जो 500 का है, आपने 500 के जैसा नोट बनाया, अब आप अपने पास रखे हुए, तो उस नोट से आपका इंटेंशन था कि कल मैं दुकान में जाऊंगा और इसको जो है जाके देकर कोई भी सामान वगैरह खरीदूंगा, उसको पता नहीं चलने दूंगा। या फिर आपको पता चल गया कि अब ये जो 500 का नोट मैंने बनाया है इसको दुकान में जाके देने से धोखाधड़ी की जा सकती है। तो दोनों चीज है कि आपका पहला दिन या तो इंटेंशन हो या फिर आपको नॉलेज हो, दोनों में से कोई एक चीज भी होगा तो आप काउंटरफिट के लिए लायबल हो जाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे सर हमने तो अभी इसको यूज नहीं किया, लेकिन आपको नॉलेज तो थी
कि भाई इससे धोखाधड़ी आपने बनाया क्यों, ऐसा तो नहीं कि शोपीस के लिए बनाया कि या फिर आपने चेक करने के लिए बनाया कि क्या मैं जाली नोट बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। समझ में आ रही बात, या तो आपका इंटेंशन हो कि भाई सामने किस वाले के साथ धोखाधड़ी की जाए, या फिर आपको नॉलेज हो कि इस चीज को जिसको मैंने बनाया है इससे किसी के साथ धोखाधड़ी की जा सकती है। तो इसका एक्सेप्शन है, इसको देखिए और क्लियर हो जाएगा ये। एक्सेप्शन 1 कह रहा है इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीट दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। ठीक है, कि जैसा आपने बना है हूबहू एकदम वैसा ही दिखे नोट, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं होगा तभी तो भाई फर्क पता चलेगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि उससे डिसेप्शन हो सकता है, थोड़ा मोड़ा आप लोगों को उससे बहका सकते हैं ना। तो ये चीज है कि एकदम एग्जैक्ट हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। दूसरा कि when the person causes one thing to resemble other thing and that the resemblance is such that the person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intending by means of that resemblance to practice deception or know it to be likely that deception would be thereby practiced। कह रहा है सिंपल सी बात कि भाई कोई भी ऐसा पर्सन एक चीज को दूसरी चीज के साथ इस तरीके से, मतलब एक चीज को ऐसा दूसरे तरीके से बनाता है कि भाई दूसरी चीज जो उसने बनाई है वो पहली वाली चीज की तरह एकदम हूबहू ऑलमोस्ट लग रही है, तो उससे बस वही चीज होना ही काफी है उसके खिलाफ प्रिजम्पशन के लिए कि वो उसने उस चीज को इसलिए बनाया है कि वो धोखाधड़ी कर सके, या फिर उसको नॉलेज थी कि उससे वो धोखाधड़ी की जा सके, अनलेस एंड अनटिल वो जो है वो काउंटरी अपना इंटेंशन प्रूव कर दे। कहने का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ क्या है कि अगर किसी इंसान ने एक चीज, जैसे ये मेरा पेन है, अब किसी ने, आप लोगों में से किसी ने हर्ष, मान लीजिए हर्ष को ही ले लेते हैं, हर्ष ने ऐसा पेन बनाया, अब मैं हर्ष के पास गया तो मैंने हर्ष के पास ऐसा पेन देखा, मैंने कहा हर्ष तुमने ऐसा पेन क्यों बनाया, ये तो पेन मैंने बनाया, मेरा बनाया हुआ। तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस मेरा दिल किया तो मैंने बना दिया आपके जैसा पेन सर। तो जब वो चीज बनी हुई मुझे उसके पास मिल गई, तभी ये चीज मान लिया जाए कि हर्ष ने या तो इसको इसलिए बनाया है ताकि किसी के साथ वो धोखाधड़ी कर सके, कल जाके किसी को बोल सके कि भाई ये कासिफ सर का पेन है, या फिर उसको नॉलेज है कि हम इससे जो है वो किसी के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। वो देखा ना आपने 3 इडियट में कि एक पेन रहता है बहुत कीमती और वो वायरस उसको देता है कि भाई ये हमारे प्रोफेसर ने हमें दिया है लेकिन हमको आज तक कोई बंदा नहीं मिला तो जो हम जिसको दे पाए। अब मान लीजिए वो किसी ने वो पेन ऐसा बनाया और अपने पास रखा हुआ है, किसी ने पूछा भैया ये पेन तुम्हारे पास कैसे, तो या तो उससे वो बना के उसने इसलिए रखा कि वो उसको बोल सके कि देखो ये वायरस का पेन है और इसको हम 2 लाख रुपए में तुम्हें बेचेंगे अगर चाहिए तो, या अदरवाइज उसको नॉलेज है कि इससे हम कल 2 लाख रुपए में बेच सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जिस दिन आपने वो चीज बना ली है ना, जो कि हूबहू दूसरे की तरह लगती है, तो उस दिन आपको मान लिया जाए कि आपने इसी, आपके पास इंटेंशन भी थी, आपके पास नॉलेज भी थी, अनलेस एंड अनटिल आप जो है वो प्रूफ कर दो कि भाई हमारा वो इंटेंशन वो नॉलेज नहीं था। प्रूफ आप कैसे करेंगे, अब आप हो सकता है कि दिखा बोल सके कि भाई मेरा एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ चीजों में बनाने का, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने इसको बनाया, ठीक है, तो आप पुरानी चीजों को भी दिखा देंगे, देखिए मैंने ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, लेकिन आज तक मैंने इन चीजों को कहीं यूज नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, जो आपके खिलाफ सेल्फ प्रिज्यूम है, आप एविडेंस में पढ़ेंगे सेल्फ प्रिज्यूम वगैरह चीज, तो जो सेल्फ प्रिज्यूम मेरे खिलाफ है वो खत्म हो जाएगा। कैसे, अगर आप बाकी की अदर चीजों से ये प्रूफ कर दें कि वो जो आपने बनाया है चीज वो सिर्फ आपका एक एक्सपेरिमेंट था, कि आप वो चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई होता है ना कि कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उसको हैक करने के लिए लोगों को लाया जाता है कि उससे जो उसके लूप होल है वो हम निकाल सके, तो वो हो सकता है इसलिए कर रहा हो कि भाई वो रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट करके अपनी गवर्नमेंट को भेज सके कि भाई देखिए हमने आपका जैसा नोट बना लिया, तो आप अपने जो नोट है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन डालिए ताकि इसको कॉपी ना किया जा सके। समझ में आ रही है बात? तो अगर वो ये चीज प्रूव करेगा तब उसके खिलाफ जो प्रिजम्पशन है वो हट सकता है, अदरवाइज जैसे ही उसने कोई चीज बनाई वैसे ही प्रिज्यूम कर ले जाए कि उसको इंटेंशन थी उसके पास और नॉलेज थी उसके पास, ठीक है, किसी को डिसेप्शन करने की। क्लियर है यहाँ तक? सर मतलब इसमें जो क्रिमिनल लॉ का जो बेसिक प्रिंसिपल है, एक्यूज इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसका रिवर्स है। हाँ करेक्ट, उसका रिवर्स। जैसे ही आप कोई चीज बनाएंगे जो कि एक दूसरे की तरह लगेगी, वैसे ही आप प्रिज्यूम कर ले जाए कि आपका इंटेंशन था, आपका नॉलेज था, ठीक है। अब देखिए कोर्ट का डेफिनेशन तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, डेथ की डेफिनेशन डिसऑनेस्टली इंपॉर्टेंट है, डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका।
डिसऑनेस्टली का मतलब होता है मींस एनीथिंग विच द इंटेंडिंग ऑफ काउजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। आपने डिसऑनेस्टली कोई चीज का कहने का मतलब है कि आपका इंटेंशन था किसी एक इंसान को गेन कराना रॉन्गफुली और किसी दूसरे इंसान को लॉस कराना रॉन्गफुली। अब रॉन्गफुली का क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है कि आप किसी के दुकान पे गए, उसको बोला वो वाला सामान मेरे को निकाल के ला के दीजिए, वो गया जैसे वो सामान निकालने, आपने एक डब्बा उठाया और किसी दूसरे पर्सन को पास कर दिया, वो पर्सन वो डब्बा लेके भाग जाता है, तो किसी एक इंसान को क्या हुआ? लॉस हुआ दुकान वाले को, और गेन किसको हुआ? जिसको आपने वो डब्बा पास के जो लेके उसको भाग गया। तो सिंपल सी बात है, आपने एक्ट किया है डिसऑनेस्ट। ठीक है, आपकी इंटेंशन थी एक को लॉस कराना, एक को फायदा कराना, बस इतना ही इसमें है, और उसमें डिसऑनेस्टी में कुछ नहीं। एक इंसान को आपने लॉस करा, एक को फायदा करा, और आपने अपनी इंटेंशन के साथ करा, और ये कैसे हुआ? रॉन्गफुल तरीके से हुआ। समझ में आ रही है? आप उसको कह रहे थे कि भाई आपका एक डब्बा उठा के हम उसको दे रहे हैं, तो भाई उसको लॉस वहां पे भी होता है, उसको पैसा नहीं मिल रहा उसके बदले, लेकिन दैट इज ए राइटफुल वे, उससे आपने परमिशन ली एंड देन आपने उठा के दिया, बट आपने उससे बिना पूछे दे दिया, और आपका ये इंटेंशन था कि भाई उसका लॉस हो जाए, तो ये चीज आपकी डिसऑनेस्टी में है। देन नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट वेरी इजीली आपका है कि कोई भी चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जिसके ऊपर आपने कोई चीज एक्सप्रेस की है, डिस्क्राइब किया। सब्सटेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, आप इस पे जो है वो पेपर भी मान सकते हैं, या कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी कोई चीज को आप मान सकते हैं, जिसके ऊपर आपने कोई चीज एक्सप्रेस की है, डिस्क्राइब की। मतलब आप अभी पढ़ते समय नोट्स बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप कॉपी पेन से अपने पेन से कॉपी में कुछ लिख रहे हैं, चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब उसमें हो सकता है कि आप लेटर भी यूज करें, फिगर भी बनाएं, ऐसे ऐसे करके एकदम कि भाई ये आपका क्राइम है, ये इसमें छोटा सा ऑफेंस आ गया, और ये ऑफेंस में जो है ये सारे आईपीसी, ऐसे करके कुछ आपने ग्राफ बना लिया, कुछ मार्क्स वगैरह आपने बनाए, है ना, कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सारी चीज। तो ये सारी चीजें जो हैं आपने अगर उसमें की है, किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो सारी चीजें जो है जिसपे बनाई गई है वो चीजें डॉक्यूमेंट आएगी, ठीक है। बट मेन पर्पस उसका क्या होना चाहिए कि कल जब उसको एविडेंस के तौर पे यूज किया जाए, ठीक है, इंटेंडिंग टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। अब मान लीजिए कोई भी चीज आपकी एविडेंस नहीं बनेगी, सॉरी डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, कोई भी चीज डॉक्यूमेंट कब माना जाएगा? जब उसको फ्यूचर में किसी केस में एज एविडेंस आप यूज करें। तो जब तक वो चीज ऐसी लिखी पड़ी हुई है कहीं पर, वो तब तक डॉक्यूमेंट नहीं है। जब उसका पर्पस होगा आपका उसको बनाने का कि उसको कल हम कोर्ट में एज एविडेंस यूज करें, तभी वो डॉक्यूमेंट बन जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे एक एग्रीमेंट पेपर आप लोग साइन कर रहे हैं कि भाई ये हमारा एग्रीमेंट पेपर है, ये सामान हम आपसे लेंगे, उसके बदले हम आपको इतने पैसे देंगे, ये हमने कर लिया डॉक्यूमेंट। अब आपका इंटेंशन क्या है कि कल कोई अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस डॉक्यूमेंट को हम कोर्ट में लाके दिखा सकते, तो वो डॉक्यूमेंट होगी। अभी आप कॉपी में लिख रहे हैं ये चीज, अभी आपका इंटेंशन नहीं है कि कल इसको हम डॉक्यूमेंट में जाके दिखाएं, है ना, तो ये डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे आप कोई चीजें लिख रहे हैं, कुछ बातें अपने मतलब पेपर पे कहीं पर भी, और आपका इंटेंशन है कि भाई उसको हम बाद में एविडेंस के तौर पे यूज करेंगे, तो वो चीजें आपके डॉक्यूमेंट, ठीक है। देन इसमें कुछ इलस्ट्रेशन है, उसको देख सकते हैं कि कोई भी राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच में बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डॉक्यूमेंट। कोई भी आपने चीज, कोई भी पेपर पे आपने कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है जिसको फ्यूचर में आप चाहते हैं कि एविडेंस की तरह यूज किया जाए, वो डॉक्यूमेंट होगा। चेक बैंक में दिया गया है जो वो डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट है। मैप है, प्लान है किसी जगह का जो इसको आपने कहा है कि सोचा है कि बाद में फ्यूचर में एज एविडेंस यूज करेंगे, वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो सारी चीजें ये आपके डॉक्यूमेंट में आती है, ठीक है। देख फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट फ्रॉडुलेंटली। तो फ्रॉडुलेंटली जो है आपका, वो आपका एक तरह से फ्रॉडुलेंटली कहता है कि मींस डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। देखिए फ्रॉडुलेंटली में क्या है, सेम चीज है, किसी इंसान को आप लॉस करवाते हैं यहाँ पर, बट आपका यहाँ पे इंटेंशन क्या है, उसको धोखा देना, उसके साथ फ्रॉड करना। बस यही एक डिफरेंस है फ्रॉडुलेंटली में और डिसऑनेस्टली, कि भाई यहाँ पे जो आपका इंटेंशन है
वो सामने वाले के साथ धोखा करना है, उसमें भी आप उसको लॉस करा रहे हैं, बट आप उसको धोखे के जरिए उसको लॉस करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा 1-2 पॉइंट है, मैं सोच रहा हूँ आपको लिखवा दूं, आप लोगों को तो ज्यादा सही है। सर बताइए। सर फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्टली में एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? अभी बता दो, वही मैं उसी का आपको लिखवाने के लिए खोज रहा हूँ। सर डिसऑनेस्टली में और फ्रॉड में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डिसऑनेस्टली है वो इंजरी प्रॉपर्टी के इन्वॉल्व कर रहा है, और जो फ्रॉड है वो अदर काइंड का भी इन्वॉल्व करता है। करेक्ट करेक्ट। डिसऑनेस्टली जो है वो लिमिटेड है प्रॉपर्टी के लिए, है ना, आप, और फ्रॉडुलेंटली जो है वो प्रॉपर्टी मतलब और अदर जो फॉर्म चीजें हैं उसमें आपका बेसिकली आता है। तो देखिए लिख लीजिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसऑनेस्टली में कहीं पर भी आपको जरूरी नहीं है डिसेप्शन एंड कंसीलमेंट, मतलब कोई चीज आपको छुपाने वगैरह की जरूरत नहीं होती, कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी चीज है आप कुछ नहीं छुपाते हो सामने वाले से। आप फ्रॉडुलेंटली अगर में वर्ड जो आता है फ्रॉड, अगर उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे टॉट कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें क्या होता है, कोई चीज आपको पता है, ठीक है, कि ये सही इंफॉर्मेशन, लेकिन आपने सामने वाले को वो इंफॉर्मेशन गलत दी, झूठी बातें बताई, इसलिए ताकि उसको के साथ धोखाधड़ी कर सको, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब फ्रॉडुलेंटली में कि कंसीलमेंट एंड डिसेप्शन होता है अबाउट द रियल पॉइंट, अबाउट द रियल थिंग, अबाउट द रियल इंफॉर्मेशन, बट डिसेप्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। डिसेप्शन में सीधी सीधी चीजें हैं कि भाई आप एक को लॉस करा रहे हैं, एक को फायदा करा रहे हैं। फिर उसके बाद डिसऑनेस्टली में इंटेंशन की बात होती है कि भाई आपकी इंटेंशन होनी चाहिए एक को लॉस एक को फायदा कराने की। फ्रॉडुलेंटली में इंटेंशन का कोई रोल नहीं है, बेसिकली देयर इज नो इंटेंशन टू कॉज पेक्यूनियर लॉस और डैमेज टू द पर्सन रिसीव, है ना, आपका इंटेंशन का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, सिंपल सी बात है, आपका मेन इंटेंशन यहाँ पे जो होना चाहिए वो सामने वाले को धोखा देना होना चाहिए, ठीक है। लॉस का और गेन का मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पर जरूरी नहीं, ठीक है। और वही जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डिसऑनेस्टली जो है वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, फ्रॉडुलेंटली अदर एस्पेक्ट्स को डील करता है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हम लोग जेंडर पे। तो जेंडर का मतलब होता है यहाँ पे नई चीज ऐड की गई है, ध्यान रखिएगा, पहले मेल और फीमेल था, अब ट्रांसजेंडर को भी यहाँ पे ऐड किया गया और कहा गया ट्रांसजेंडर की मीनिंग वो होगी जो कि आपका क्लाउज के सेक्शन 2 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में दिखे। तो इसमें एक बार इसका डेफिनेशन में देख लीजिएगा ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन क्या है, अगर आपको एक्स्ट्रा देखना है तो, अदरवाइज जरूरी नहीं। गुड फेथ 2:11 में है कि ये कहता है कि नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव टू बी इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि भाई नेगेटिव डेफिनेशन है कहने का मतलब कि भाई गुड फेथ वो चीज नहीं मानी जाएगी जो कि आपने बिना केयर के और बिना टेंशन के करिए, मतलब कि जो भी चीज आप केयर और टेंशन के साथ करेंगे वो सारी चीजें गुड फेथ। अब किसी मरीज को हॉस्पिटल में जल्दी जल्दी में लाया गया है, डॉक्टर को उसका इलाज करना है, अब डॉक्टर ने उसके बेनिफिट के लिए उसका इलाज किया बट उस इंसान की डेथ हो, तो दैट इज डन इन गुड फेथ, है ना। तो जो भी आप मतलब कहने का पॉइंट मतलब है कि जो भी आप एक्ट करेंगे वहां पे आपकी साइड से नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, कोई रैश नहीं होना चाहिए, जो भी चीज आप केयर के साथ अटेंशन के साथ करेंगे वो सारी चीजें गुड फेथ में है। तो गुड फेथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है क्योंकि गुड फेथ डिसाइड करता है कि आपने क्राइम किया है या नहीं किया। तो गुड फेथ और इंटेंशन, है ना, मेंसरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेंसरिया कहीं कहीं पर होगा तभी क्राइम होगा, गुड फेथ कहीं कहीं पर होगा तो क्राइम नहीं होगा। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आपके बीएनएस में जो आपको ध्यान रखना है। देन गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो आप लोग इसको सीआरपीसी से मतलब बीएनएसएस से भी कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं
कि केसेस जो हैं वो सेंट्रल के भी अगेंस्ट फाइल हो सकते हैं, स्टेट के भी अगेंस्ट जैसे फाइल होते हैं। तो सेंट्रल के अगेंस्ट फाइल होंगे तो यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाएगा, स्टेट के अगेंस्ट फाइल होंगे तो उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम लिखा जाएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे दोनों होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारी और स्टेट गवर्नमेंट। देन हार्बर में देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे। हार्बर का सिंपल सी मतलब ये होता है कि भाई जो भी ऐसा पर्सन जो कि क्या है, एक एक्यूज्ड है किसी पर्टिकुलर केस में, उसको आपने शेल्टर दिया है, फूड दिया है, ड्रिंकिंग दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, क्लोथ, आर्म्स, एमुनेशन, मीन्स ऑफ कन्वीनियंस मतलब भागने के लिए कुछ गाड़ी घोड़ा जो भी है आप दे रहे हैं, असिस्टिंग ए पर्सन बाय एनी मीन्स whether of the same kind as those enumerated in this clause or not to evade apprehension। बेसिकली ऐसा पर्सन जिसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुआ है, कोई ये हुआ है, उस पर्सन को आप हेल्प कर रहे हैं। कैसे हेल्प कर रहे हैं? उसको खाना देकर, पानी देकर, ड्रिंकिंग शेल्टर देकर, मनी देकर, क्लोथ, आर्म्स, एमुनेशन, ये सारी चीजें देकर अगर आप कर रहे हैं तो उस सिचुएशन पे आप माना जाए कि आप हार्बर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हार्बर में जो है एक मेरे ख्याल से कुछ था, हस्बैंड एंड वाइफ था। एक सेकंड, अगर मैंने मेंशन नहीं किया है। इसमें पहले था कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो एक्सेप्शन में होते थे, except in section 130 and in section 130 clause which the harbor is given by the wife and husband of the person harbor, the word harbor include। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक था कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है एक्सक्लूडेड होंगे हार्बरिंग से, वो चीजें यहाँ से अब रिमूव कर दी गई। ठीक है, देन उसके बाद आता है इंजरी। इंजरी का मतलब आपको मैंने कल भी पढ़ाया था कि इंजरी अगर आपको याद रखनी तो 3 वर्ड याद रखिएगा, 3P है ना, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, मतलब फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड पिक्यूनरी, है ना। तो फिजिकल में आएगा जो पर्सन के होती है, मतलब उसकी आपकी बॉडी के ऊपर जो भी इंजरी हुई है ना। उसके बाद जो है साइकोलॉजिकल, आपके माइंड के ऊपर जो इंजरी हुई है ना, कि भाई आपको एकदम दिन रात आप परेशान रहते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ये सारी चीजें आपको हो रही हैं। एंड देन उसके बाद आपका आता है पिक्यूनरी, जिसमें आपका रेपुटेशन और आपकी प्रॉपर्टी आती है। तो कोई भी ऐसा हार्म जो कि इलीगली काउज किया गया है किसी पर्सन के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर, उसके रेपुटेशन के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, ये सारी चीजें इंजरी में आएंगी। एंड दैट डेफिनेशन इज गिवन इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। ठीक है, फिर उसके बाद है सेक्शन 2 सबसेक्शन आपका 15 जो कि इलीगल की बात करता है ना। इलीगल की बात करता है तो इलीगल का क्या मतलब होगा भाई? तो इलीगल का मतलब होता है इलीगल और लीगली बाउंड टू। तो इलीगल का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी चीज हमारा एक ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, लॉ ने किसी चीज को करने से मना कर रखा है, ये जो भी चीज है ऑफेंस है। अब ऑफेंस बहुत बड़ा टर्म हो जाता है। ऑफेंस का मतलब क्या होगा? ऑफेंस का मतलब होगा वो चीज जो कि पनिशेबल है अंडर दिस संहिता और किसी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। तो वो सारी चीजें इलीगल हो गई, और जो चीज प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो भी इलीगल। ठीक है, या फिर इसके साथ एक और वर्ड है कि विच फर्निश ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, जिसके लिए आपके खिलाफ कोई सिविल एक्शन लिया जा सके, आपके खिलाफ सूट वगैरह फाइल किया जा सके। और लीगली बाउंड टू डू का मतलब होता है कि वट एवर इट इज इलीगल हिम टू ओमिट, कोई भी ऐसी चीज जो वो नहीं करता है तो उसके लिए वो इलीगल। कहने का मतलब क्या है कि कोई ड्यूटी है आपके ऊपर, लॉ ने आपके ऊपर एक ड्यूटी डाल रखी है कि आपको ये काम करना है, अगर आपने ये काम नहीं किया तो वो चीज फिर आपके लिए लीगल हो जाएगी। अब एग्जांपल यहाँ पे नहीं क्या होगा, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, है ना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस ऑफिसर ने क्या किया हमारे कि उसके सामने जो है मारपीट हो रही है, झगड़ा वगड़ा हो रहा है, लेकिन वो बैठ के चाय और सिगरेट पी रहा है। उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो क्या हुआ? उसका वो ओमिट करना उसके लिए इलीगल हो गया। Why? Because he have not performed the duty for which he is appointed। जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया उसने वही काम अपना नहीं किया। समझ आ रही है बात? देन उसके बाद नेक्स्ट है जज सिंपल सी बात कहने का मतलब है कोई भी ऑफिसर जो भी डेजिग्नेटेड हुआ एज अ जज और इंक्लूडिंग ए पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल ए डेफिनेट जजमेंट।
कोई भी ऐसा पर्सन जो डेफिनेट जजमेंट देगा। डेफिनेट जजमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? डेफिनेट जजमेंट का मतलब है कि जब आप जजमेंट देंगे तो वो चीज उसको फॉलो करनी होगी, है ना। डेफिनेट जजमेंट, आप उसके अलावा आप कुछ नहीं है आगे, खत्म, अब वो अपील वगैरह में ही जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेट, अगर उसके खिलाफ अपील नहीं हुई तब वो डेफिनेट हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा कि कोई ऐसा जजमेंट जो कि अगर कंफर्म कर दे किसी अदर अथॉरिटी के द्वारा तब वो डेफिनेट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे सेशन कोर्ट डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता, सॉरी दे सकता है, बट जब वो डेथ पेनल्टी देगा देन हिज डेथ पेनल्टी मस्ट बी कंफर्म बाय द हाई कोर्ट। सो सेशन कोर्ट क्या है? जज है, ठीक है, सेशन कोर्ट जज है, और जब वो डेथ पेनल्टी देगा तो उसकी जो जजमेंट है वो कंफर्म होके आएगी हाई कोर्ट से, तब भी वो जज कैंसिल किया जाएगा। समझ में आ रही? नॉर्मल केस में उसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, कुछ भी दिया, तब तो वो पूरा का पूरा फाइनल जजमेंट है उसका, डेफिनेट जजमेंट है। लेकिन जब वो डेथ पेनल्टी देगा तो उसकी जजमेंट कंफर्म होके आएगी हाई कोर्ट से, इस वजह से भी वो जज कहलाएगा। समझ में आ रही बात? तीनों पॉइंट कि अगर आप तो डेफिनेट जजमेंट दो, या फिर आप जब जजमेंट दोगे तो किसी अपील नहीं होगी तो वो डेफिनेट जजमेंट होगा, या फिर आपने अगर जजमेंट दिया है तो वो जजमेंट अगर किसी अथॉरिटी से कंफर्म हो जाएगा तो वो एक डेफिनेट जजमेंट हो जाएगा। मतलब कि जब तक सेशन कोर्ट का जजमेंट जो है वो हाई कोर्ट से कंफर्म नहीं होगा तब तक वो डेफिनेट जजमेंट नहीं होगा। जिस दिन वो हाई कोर्ट से कंफर्म हो गया वो एक डेफिनेट जजमेंट हो गया। इसका मतलब है कि सेशन कोर्ट भी इस एस्पेक्ट में जज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है, ये तो पहला पॉइंट है, इसका पहला पार्ट है। उसका दूसरा पार्ट कह रहा है who is one of the body or person which body or person is empowered by law to give such a judgment। कोई भी ऐसा बॉडी, कोई भी ऐसे पर्सन्स, अब बेसिकली जूरी की बात कर रहा है, पंचायत सिस्टम की बात कर रहा है ना। तो ऐसी बॉडी, ऐसी पर्सन जो कि लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है जजमेंट देने, ठीक है। इलस्ट्रेशन इसमें दिया गया, इसको पढ़ेंगे तो और चीजें समझ में आ जाएगी। मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेस ऑन व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज। कोई भी ऐसा जज है जिसको पावर दी गई है कि भाई उसके जुरिडिक्शन में जो भी केस आएगा उसको वो देख सकता है, और देखने के बाद वहां पे वो सेंटेंस दे सकता है, उसके ऊपर फाइन लगा सकता है, और वो फाइन और सेंटेंस के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं और अपील में नहीं भी जा सकते, तो वो पर्सन जज होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइफ, लोकल लॉज, मैन, मंथ, ईयर, ये सब चीजें आप रीडिंग वाली है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। लोकल लॉ का मतलब जैसे मैंने कल ही भी बताया था कि लोकल लॉ कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इंडिया में एप्लीकेबल होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 21, जिसमें कहता है कि इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड, थिंग अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू द अर्थ। तो तीन चीजों को छोड़ के सारी चीजें आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तीन चीजें क्या? पहला लैंड, जमीन, जमीन जो है मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। दूसरा थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, तो थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ क्या होती है? ये जो घर है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सारी चीजें क्या है? जमीन से अटैच्ड है, तो ये सारी चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। और तीसरा कि परमानेंट फास्टेंड टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू द अर्थ, कोई ऐसी चीज जो उन चीजों से जुड़ी है जो लैंड के साथ अटैच्ड है और परमानेंटली वो जुड़ी है उनसे। तो जैसे कि अब घर है हमारा, लेकिन घर का जो खिड़की है, दरवाजा है, ये क्या है? घर के साथ फास्टेंड है, और किस लिए? उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए। तो ये खिड़की दरवाजा जब तक घर से अटैच्ड है तब तक वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। देन नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ओथ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफेंस थोड़ा सा ट्रिकी डेफिनेशन है, बट इसमें बस इतना याद रखिएगा ऑफेंस में 24 में कि भाई ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा थिंग्स जो आपने किया है एंड दैट इज पनिशेबल अंडर दिस संहिता, स्पेशल लॉ और लोकल। अगर इन तीनों जगह में से कोई भी एक्ट आपका पनिशेबल है तो वो ऑफेंस होगा, चाहे इन संहिता में, संहिता मतलब बीएनएस में, किसी स्पेशल लॉ में, किसी लोकल। बस ओमिशन डिनोट्स सीरीज ऑफ ओमिशन, बट ओमिशन का एक्चुअल मतलब होता है कि जो चीज आपको करने के लिए कही गई लेकिन आपने उसको नहीं किया। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ड्यूटी, और ड्यूटी कैसी है? लीगल ड्यूटी, आपके ऊपर कोई लीगल ड्यूटी थी परफॉर्म करना, बट आपने उस ड्यूटी को डिनाई कर दिया, नहीं किया, और उससे किसी का नुकसान हो गया, किसी को इंजरी हो गई, देन यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर ऑफेंस। पर्सन इंक्लूड
एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिक सर्वेंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पब्लिक सर्वेंट से जो डिफिनेशन वगैरह है ये बहुत 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 ज्यादा आती है, तो ये है बहुत बड़ा। कर लेते हैं आज कंप्लीट कर लेते हैं डिफिनेशन क्लास, या कल करें बताइए? इतना रहने दें आज। सर कंटिन्यू कर सकते हैं, आपने 8:30 तक बोला था ना? 30 तक तो बोला है, बट मेरा पॉइंट ये रहता है ना कि एग्जॉस्टिव ना होने लगे, फिर मतलब जब पढ़ाया तो दिमाग में भी रहना जरूरी है। कोई नहीं सर, धीरे धीरे करते हैं, जैसे बताया धीरे धीरे करते हैं। नहीं तो रहने देते आज। अच्छा चलिए इसको कल ही करते हैं फिर, है ना? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट में मुझे थोड़ा सा चीजें और भी इसमें देखनी है, थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ाना इसको चाह रहा हूँ एक्चुअली। पब्लिक सर्वेंट से एक सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, है ना? पब्लिक सर्वेंट कौन है, नहीं है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में अगर आपको अच्छे समझाऊंगा तो मजा आएगा, है ना? ये डिफिनेशन क्लाउज से सबसे ज्यादा जो सवाल है यहीं से बनते हैं। एक सेक्शन, पिछली बार एक सवाल भी आता सेक्शन वाला भी, सेक्शन कहाँ डिफाइन, उस टाइम में 50 में था, अभी तो ये चीजें नहीं, बट ये भी चीजें थी। तो इसको कल ही देखते हैं, कल ये कर लेंगे, देन उसके बाद फिर हम लोग सेक्शन 3 पे आ जाए, है ना? सेक्शन 3 आपका मेनली डील करता है वो कॉमन इंटेंशन वगैरह, ठीक है? सर ये जो वर्ड पब्लिक सर्वेंट है ये बीएनएस के अलावा कहीं और भी डिफाइन है सर? हाँ, पब्लिक सर्वेंट आपका सीपीसी में डिफाइन है, सीपीसी में कहीं पर होगा, सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट या ऐसे कुछ करके, पब्लिक ऑफिसर है शायद वहां पर ऐसे कुछ, बट है एक वर्ड सीपीसी, देख लीजिएगा क्या है, बट देख। सर डॉक्यूमेंट में तो सीडी, यूएसबी ये सब भी आती है ना डॉक्यूमेंट में? हाँ वो सब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ओके। पीडी में कोई इंफॉर्मेशन है आपकी सारी चीजें, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं, चीजें जो है वो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। एंड ठीक है, 15 क्लासेस ऑलमोस्ट होगी बीएनएस की, 15 से 20 आपको क्लियर है, बट हम लोग कोशिश करेंगे 15 तक में इसको कंप्लीट करें। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।